हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रीट लाइन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैं। आज की क्लास में हम कुछ और फॉर्मूले और क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तक वैसे मैं आपको बता दूँ, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सरल रेखा में नहीं आता है। वो हम अभी तक सिर्फ बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सरल रेखा तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एकदम ये छोटी छोटी बातों से ट्यूशन का लेवल डिसाइड होता है और स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं एग्जाम के दिन और वी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों के कारण उनके 4 नंबर कट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे क्या चीज हमारा लागू होने वाला है। तो एकदम बेसिक से हम करवाते हैं, तो इसलिए आप एकदम ध्यान से देखा करो, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि एक भी मैं ऐसी चीज नहीं कराऊंगा जो आपके काम की नहीं है। सारी चीजें कराऊंगा, एकदम डिटेल में सॉल्व कराऊंगा आपको सारी चीजें, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखा करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फिलहाल के लिए, अभी हम करने वाले मध्य बिंदु। क्या करने वाले हैं? मध्य बिंदु। आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा कि मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है। यानी कोई रेखा है, उसको कोई बिंदु दो भागों में विभाजित करता है, तो हम विभाजन सूत्र होता है। पर अगर वो जो बिंदु है वो उस रेखा के एकदम मध्य में हो तो वो बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या है हमारे पास डायग्राम, ध्यान से समझना। तो ये मान लो हमारे पास एक रेखा है। इस रेखा में हमने क्या किया, एक बिंदु लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया ए और इसके निर्देशांक लिख दिए x1, y1। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक बिंदु लिया जिसके निर्देशांक ले लिए, यहाँ पे बिंदु क्या लिया बी और इसके निर्देशांक ले लिए x2, y2। ठीक है। फिर एक और बिंदु हमने लिया एकदम इसके मध्य में। तो इस मध्य बिंदु का नाम मैंने मान लो P रख दिया और इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x, y। और हमें x, y चाहिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मध्य बिंदु जो होता है वो अपनी हमारी जो रेखा होती है उसको हमेशा 1:1 में विभाजित करता है। यानी ये हिस्सा 1 होगा, समझ गए? 1:1 में विभाजित करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसका एकदम बेसिक सा सूत्र बन जाता है क्या, कि x का अगर आपको निर्देशांक चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों के x निर्देशांकों को जोड़ दो और बट्टे में 2 कर दो। ठीक है। और ऐसे ही y के लिए क्या करना है, दोनों को y निर्देशांकों को जोड़ दो और बट्टे में 2 कर दो। तो ये आपका हो जाएगा। समझ गए बातों को? अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से समझना है। कभी कभार आपसे मतलब कुछ ऐसे टिपिकल पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप कैसे देखेंगे, वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो आप ध्यान से समझना। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉपिक, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो SIT। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सॉरी SIP, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो अब देखिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें, अगर आपको बोल दिया कि रेखा AB को x अक्ष द्वारा काटा गया
अनुपात। तो आपको ये बोल दिया कि रेखाखंड AB को x अक्ष द्वारा काटा गया अनुपात। तो देखिए कैसे करना है। देखो आपको x अक्ष से बोला है तो आपको y का मतलब क्या करना है, आपको ये कर देना है माइनस का y1 अपॉन में y2। सेम ऐसे ही अगर दूसरा बोल दे, दूसरा क्या बोलेगा, y अक्ष द्वारा काटा गया अनुपात, y अक्ष द्वारा अगर y अक्ष द्वारा बोल दे तो आपको क्या करना है, माइनस का x1 अपॉन में x2। x अक्ष वाला बोले तो आपको माइनस में y1 अपॉन y2 करना है, और y अक्ष द्वारा बोले तो माइनस में x1 अपॉन में x2 कर देना है। समझ गए बातों को? बहुत इजी सी बात थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम करते हैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात। ये तो बात हुई अक्षों की, पर अगर आपको कोई रेखा दे दे कि इस रेखा द्वारा काटा गया अनुपात क्या होगा, तो ध्यान से समझना। तीसरी बात कि AB को रेखा PX प्लस QY प्लस R बराबर 0 द्वारा काटा गया अनुपात। तो देखो AB को रेखा PX प्लस QY प्लस R बराबर 0 द्वारा काटा गया अनुपात, तो ये क्या है, ये आपको कोई रेखा दे रखी है, क्योंकि रेखा का फॉर्म क्या होता है, यही होता है PX प्लस QY प्लस R बराबर 0। तो अब इसका क्या आंसर होगा, इसको ध्यान से समझना। इसका होगा कि आपको कुछ नहीं करना, बस PX1 प्लस QY1 जब को निर्देशांक दे रखे हैं वो यहाँ पे आपको इस रेखा में प्लॉट कर देने हैं, अपॉन में PX2 प्लस QY2 प्लस R, ये सब होगा माइनस के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है एकदम, ठीक है। इतनी सी बात थी, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे आपको इसकी बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है रेखा x प्लस वाई बराबर 2 द्वारा रेखाखंड या रेखा AB जहां A के हमारे पास 2,3, एकदम बेसिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो अभी ज्यादा कुछ आपको हाई कराने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी हमने सरल रेखा स्टार्ट भी नहीं की है, तो इसलिए मैं आपको एकदम बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ। A तथा B क्या है, 4,5, ठीक है। तो मतलब आपको इसमें क्या पूछा है कि आपको अनुपात किस अनुपात में विभाजित करती है। तो अब मैं इतना बड़ा लिखूंगा, इससे अच्छा आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैंने इतना ज्यादा कुछ लिखा नहीं। अब आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे करना है, ध्यान से समझना बातों को। मैंने बोला कि जब आपको रेखा की समीकरण दे रखी है तो आपको क्या करना है, बस बिंदुओं को उसमें प्लॉट कर देना है। तो आपको देखो क्या आंसर आएगा, ध्यान से समझना। तो इधर देखो आपका जो सूत्र था क्या था, यहाँ पे देखो सूत्र आपका ये था, अगर मैं इसको इस पेन से समझाऊं, सूत्र आपका ये था, ठीक है। आपको बिंदु क्या दे रखे हैं, ये वाले बिंदु दे रखे हैं, ये वाले आपको बिंदु दे रखे हैं।
तो आपको ये जो x1 y1 x2 y2 यहाँ पे बस ये वाले जो बिंदु है वो प्लॉट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो कैसे करना है, बहुत इजी सा है। आपको बस बिंदु प्लॉट करना है। अब देखो x तो आपका वो आपका x प्लस वाई माइनस 2 की जो समीकरण है, ये x प्लस वाई बराबर 2, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर बढ़िया से लिखूं तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 2, क्योंकि हमारा r किस तरफ है, इस तरफ है, और वो इस फॉर्म में आपकी समीकरण थी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं जल्दी से क्वेश्चन की। देखो x1 y1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 प्लस 5 सॉरी 2 प्लस 3 माइनस का 2 डिवाइड बाय, ये सब माइनस में होगा, 4 प्लस 5 माइनस में 2। इसको अब आप सॉल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, ध्यान से समझना। तो ये ऊपर तो हो जाएगा माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा आपके 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1/7। अब देखो -1/7 आ रहा है, इसका मतलब ये अंतः विभाजित कर रहा है। इस बात से आप समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर आप स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन है काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इस मेथड को समझ जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आगे हम त्रिभुजों के केंद्रकों के बारे में सीखेंगे। जब मैं थोड़ा सा आपको सरल रेखाओं के बारे में पढ़ा दूंगा, तब मैं आपको त्रिभुजों के केंद्रकों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो त्रिभुजों के केंद्रकों के में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो भी हम करने वाले हैं उसकी जो मेथड है, अगर आप एकदम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्वेश्चन त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या आपके D6,1 E3,5 तथा F-1,-2 है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक डायग्राम बना लेना है। और देखो अगर आप जियोमेट्री कर रहे हो, मतलब ये जो अभी आपके चैप्टर आने वाले, जैसे अभी आप कर रहे हो सरल रेखा, फिर उसके बाद करोगे आप वृत्तों के बारे में सीखोगे, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इन सब के बारे में सीखोगे। तो इस सब में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया उसका आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम से काफी ज्यादा बातें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत से एक कच्चा चित्र बना लेना है। चलिए मैं भी बनाता हूँ। जैसे मान लो ये आप हमारा क्या है, त्रिभुज है। देखो सर, उसमें भी एक चीज आप ध्यान रखें,
ये जैसे मान लो हमारे पास हमारा क्या है, त्रिभुज है। तो अब एक चीज ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप वो ध्यान से समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः, मतलब आपको कोई त्रिभुज एबीसी है तो जल्दी से इधर एबीसी लिख लेते हैं। तो ये ए, ये बी, ये सी। अब क्या कह रहा है कि उनके मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु क्रमशः यानी कि ए बी का जो मध्य बिंदु है वो आपका डी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है आपका, डी है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, ऐसे लिख रहे हैं डी है। तो डी के निर्देशांक आपको क्या दे रखे हैं, 6,1। फिर क्या कह रहा है, ई, ई आपका क्या हो जाएगा, बीसी का मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको, 3,5, 3,5। और AC यानी कि आपके F है, तो ये क्या हो जाएगा, -1। वैसे आप किसी को भी मध्य बिंदु मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैंने मध्य बिंदु मान लिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। मेथड फर्स्ट बहुत ही लॉन्ग है, क्या कि अब देखो या तो आप इसे मध्य बिंदु से सॉल्व करके समीकरण ज्ञात करो। कैसे समीकरण ज्ञात करोगे, देखो उसमें आप ये मान लो कि ये आपका क्या है, x1, y1, x1, y1, ये मैंने मान लिया x2, y2, x2, y2, और ये मान लिया मैंने x3, y3। ठीक है, तो या तो आप है ना मध्य बिंदु मान के समीकरण बना के फिर इन समीकरणों को हल करके सॉल्व करें। तो ऐसे में ये जो तरीका है बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। मैं आपको सिंपल से मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड से आप तुरंत आंसर निकालेंगे एकदम फिक्स तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये मेथड ध्यान रखनी है। क्या करना है मैं आपको उस वाले पेन से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो अभी मेरे को ए निर्देशांक निकालना है, यानी हमें शीर्ष निकालने को बोला है, तो हमें मान लो ए निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ए के सामने क्या है, ए के सामने मध्य बिंदु क्या है, डी है। या फिर आप एक चीज ध्यान से समझे, आप जब भी इन सवालों को करें तो एक और क्या बना ली, डायग्राम बना लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये जितनी भी भुजाएं हैं इनको आपस में मिला दीजिए, मतलब मध्य बिंदु, एक दो त्रिभुज बना दीजिए अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये मैंने दो त्रिभुज बना दिए। अब समझिए ध्यान से, आपको चाहिए ए निर्देशांक। ए का निर्देशांक क्या है, यानी ए बिंदु क्या होगा। तो आपको ए के सामने देखो कौन सी रेखा है, ए के सामने आपको दिख रही होगी डीएफ रेखा। अब आपको क्या करना है, ये जो डीएफ रेखा है इसमें एक्स और एक्स वालों को जोड़ दो और इसके सामने वाले ई को घटा दो। क्या बोल रहा हूँ, एक्स और एक्स वालों को जोड़ दो, उसके सामने वाले ई को घटा दो। सेम ऐसे ही अगर आपको बी चाहिए, क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी के सामने देखो आपको कौन सी रेखा खंड दिख रही है, ये डीएफ रेखा खंड, डीई रेखा खंड दिख रही है। अब डीई के सामने क्या है, एफ है। तो आप इन डीई के दोनों एक्स वालों को जोड़ो, इसको घटा दो, फिर वाई वालों को जोड़ो, इसको घटा दो। सेम ऐसे सी के लिए करना है। अभी मैं आपको सब करके बताता हूँ, तब आपको बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो अभी हमें किसके निर्देशांक चाहिए, ए के निर्देशांक। तो ए के निर्देशांक मैंने क्या माने थे, x1, y1, x1, y1, ये माने मैंने। अब देखो मैंने क्या बोला, ए के सामने कौन सी रेखा खंड है, डीएफ है। डीएफ को जोड़ दो, दोनों के एक्स निर्देशांकों को जोड़ दो। क्या बोल रहा हूँ, डीएफ में जो दोनों एक्स निर्देशांक है उसको जोड़ दो। उसको जोड़ने का मतलब क्या हुआ, आपको ऐसे लिखना है 6। अब देखो उधर पहले से -1 है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 1। और इस डीएफ के सामने वाला जो आपका बिंदु है यानी ई, उसको घटा दो, उसके एक्स निर्देशांक को घटा दो। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे को x1 चाहिए था, ए के सामने मेरे को डीएफ रेखा खंड दिखा।
अब डीएफ के एक्स निर्देशांकों को मैंने जोड़ दिया और डीएफ के सामने जो हमारा बिंदु था ई, डीएफ के सामने जो हमारा बिंदु था ई, उसके एक्स निर्देशांक को मैंने यहाँ पे घटा दिया। सेम ऐसा वाई के साथ करना है, वाई के दोनों निर्देशांकों को जोड़ना है। जोड़ूंगा तो 1 - 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उधर 1 - 2, क्योंकि वहां पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और सामने जो हमारा ई का जो पॉइंट है 5 है, तो 5 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपका देखो सीधा आंसर आ रहा है, एकदम सीधा 2, माइनस का 6, एकदम सीधा आंसर आएगा। अब सेम ऐसे बी के लिए करते हैं। तो बी के निर्देशांकों को मैंने माना था x2, y2, x2, y2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से फिर से समझ लो। बी के सामने रेखाखंड कौन सी है? बी के सामने रेखाखंड कौन सी? डीई। बी के सामने रेखाखंड कौन सी? डीई। अब डीई के दोनों एक्स निर्देशांकों को मैंने जोड़ दिया। फिर क्या करूंगा, उसमें डीई के सामने जो बिंदु है, हमने गड़बड़ कर दी क्या? कोई गड़बड़ नहीं की। तो डीई के सामने जो हमारे पास बिंदु है, कौन सा दिख रहा है? डी के सामने जो हमारा बिंदु दिख रहा है उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर से समझ लो, बी का निर्देशांक चाहिए, डी रेखाखंड है, इन दोनों के एक्स और वाई निर्देशांकों को, एक्स और वाई निर्देशांकों को जोड़ दो और इसके सामने जो बिंदु है उसको घटा दो, दोनों के एक्स वाई को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज अभी करते हैं, ध्यान से समझो। तो अब आपको चाहिए था बी, मैंने क्या किया, 6 और 3 को क्या किया? जोड़ दिया, क्योंकि मेरे मतलब बी के सामने डी रेखाखंड है तो दोनों के एक्स निर्देशांकों को जोड़ना है, यानी 6 + 3। और फिर डी के सामने जो बिंदु है उसके निर्देशांकों को आपको घटा देना है। चूंकि यहाँ पे जो निर्देशांक है पहले से ही माइनस में है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा साथ में। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, 1 + 5, अब y के निर्देशांकों को जोड़ो और फिर प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो b के निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे? b के निर्देशांक आ जाएंगे 10, 8। तो बहुत इजी था। अब करते हैं c के लिए थोड़ा सा। c के लिए हमारे पास इधर कोई जगह नहीं है, चलिए जगह तो बनानी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूं और जगह बनाने की कोशिश की जाए तो क्या हम बना पाते हैं जगह? ध्यान से देखते हैं, जगह बन जाएगी तो अच्छा ही है। देखो हमने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ली है सी के लिए। अब देखो सी के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब हमें चाहिए सी बिंदु। सी के निर्देशांकों को मैंने माना था x3, y3। अब मेरे ख्याल से आप बातें समझ गए होंगे। तो x3 के सामने क्या है, मतलब सी के सामने क्या है? इसको नीचे इधर साइड में कर देता हूं मैं। देखो x3 आपका सी के सामने क्या है? डीएफ ईएफ रेखाखंड। अब ईएफ के दोनों एक्स निर्देशांकों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का, क्योंकि वहां पे माइनस है, और सामने वाले को घटा दो। समझ गए? अब वापस 5 - 2 करो और सामने वाले को घटा दो। तो यहाँ से जो सी के निर्देशांक आते हैं वो क्या आएंगे? देखो ध्यान से, -4, 2। तो ये हमारा एकदम आंसर आ चुका है, एकदम इजी वे में। अगर आप समीकरण बना के हल करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। मैंने क्वेश्चन को इतना ज्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि आपको बातें समझ में आ जाए। समझ लो बात हो, ठीक है? तो अब हम कुछ बात करते हैं। और अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। क्योंकि अभी आपने देखो आकृतियां तो देख ली है, चतुर्भुज देख लिया, त्रिभुज देख लिया, पर अब उनका
जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। एक तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एनसीईआरटी की। कौन सी? एनसीईआरटी ने जो सूत्र दिया है उसकी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की। और एक बताऊंगा ऐसा सूत्र जिससे आप उस एनसीईआरटी के सूत्र से भी जल्दी, और कोई भी आपके चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, उसका आंसर निकाल लोगे एकदम चुटकियों में। कोई भी आपको लेंथी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, तो लेंथी मेथड आपको यूज नहीं करना है। तो देखो क्या तरीका है, एकदम ध्यान से समझना। और कैसे करना है ध्यान मैं आपको एकदम अच्छी तरह से बताता हूँ। तो टॉपिक डाल लीजिए क्षेत्रफल। टॉपिक डाल लीजिए क्षेत्रफल। वैसे मैं त्रिभुज के केंद्र चाहूं तो अभी करा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसमें कुछ जो सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बातें हैं जो आपके, जब तक आप सरल रेखा के एक टॉपिक नहीं पढ़ोगे तब तक उसको कराने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं सब एक साथ ही करा दूंगा जिससे कोई दिक्कत रहेगी नहीं। तो देखो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको निर्देशांक दे दिए हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? क्षेत्रफल में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर वो त्रिभुज कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसमें हमें कोई कंडीशन नहीं दी होगी, इसमें बस आपको निर्देशांक दिए होंगे, तो आप निर्देशांक से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हाँ, बस ये हो सकता है कभी कभार आपको मध्य बिंदु दे सकता है त्रिभुज का और पूछ लेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो वो तो बहुत लेंदी मेथड है, पर इसका आने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको वैसे सिखा दिया, आप कर लेंगे आराम से। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? कि त्रिभुज बनाना है। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज, ज्यादा बड़ा बनाने की कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्देशांक ले लिया आपने। यहाँ पे निर्देशांक हमने ले लिया ए, जिसका निर्देशांक क्या है? x1, y1। यहाँ पे ले लिया बी, जिसका निर्देशांक है x2, y2। और यहाँ पे ले लिया सी, जिसके निर्देशांक x3, y3 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपने क्लास 10th में एक सूत्र देखा होगा, वो जो सूत्र है वही आपका क्लास 11th में भी है। बट कंडीशन ये है कि वो सूत्र बहुत ही ज्यादा, मतलब सही सूत्र है पर लेकिन बहुत ही ज्यादा लेंथी सूत्र है। मैं अभी आपको कारण बताऊंगा, फिर आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जो कि हर सिचुएशन के लिए वैलिड होगा। तो पहले ये सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या था? आपने 10वीं क्लास में रट्टे मार के पढ़ा होगा। सूत्र था हमारा एकदम सिंपल सा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो सूत्र है आपने देखा होगा 10वीं क्लास में। इस सूत्र को आपके जो टीचर हो रहे होंगे उन्होंने कैसे याद कराया था, उसकी एक ट्रिक थी। वो ट्रिक ये थी कि वो लोग क्या करते थे, कहते थे कि एक वर्त बना लो, कुछ इस प्रकार से एक वर्त बना लो, और क्या लिख दो, इधर 1 लिख दो, इधर 2 लिख दो, और इधर 3 लिख दो। या फिर वो क्या करते थे, एक और चीज बताता हूँ, वो करते थे ऐसे गिनती लिख लो 1, 2 और 3। आप 1 पे हो गए तो 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, यहाँ पे आ गया ना 1, 2, 3। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 पे आओगे तो 2, 3, 1, फिर 3 पे आओगे तो 3, 1, 2। तो ये आपके टीचर ने आपको ट्रिक सिखाई होगी याद करने की। पर ये सूत्र एकदम सही नहीं है। इस सूत्र को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका माथा एकदम फ्राई हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो जितना आपका टाइम कम लगे उतना ही आपका फायदा होगा।
तो ये सूत्र आप अगर जैसे त्रिभुज का सूत्र मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो फिर भी आप निकाल लोगे, और चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल कोई पूछ ले तो आप क्या करोगे, एक विकर्ण खींचोगे, दो चतुर्भुज मतलब दो त्रिभुज बनेंगे, फिर एक त्रिभुज का निकालोगे, फिर एक त्रिभुज का अलग निकालोगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चलो आपने बाई चांस इसका भी निकाल लिया टाइम लेकर, पर अगर पंचभुज आ गया, षटभुज आ गया, सप्तभुज आ गया, तब क्या करोगे? तब तो त्रिभुज इतने सारे बनाओगे नहीं, तब तो आपको समस्या आ जाएगी। तो उसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है, तो वो जो तरीका है वो उस तरीके को बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, यानी कि सारणिक। आपको बस सारणिक को हल करना है। वैसे ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th में है, पर लेकिन आप इसे अभी से अगर सीख लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को एकदम इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे करना है, एकदम ध्यान से समझना बातों को। तो देखो आपको करना क्या है, इस त्रिभुज को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मेरे काम आएगा, बार बार त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जैसे मान लो हमारे पास क्या है, अपना त्रिभुज है। अब बोल दिया भैया इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको क्या करना है, सीधा सारणिक लिखना है। अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा अभी इसे सॉल्व कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे दो रेखाएं खींचनी है, आगे हाफ जो लगता है वो तो लगेगा ही। आपको क्या करना है, कोई भी एक निर्देशांकों को ऊपर रख लेना। मैं मान लो एक निर्देशांकों को ऊपर रख रहा हूँ, यानी कि x1 y1। फिर दूसरे निर्देशांकों को रखो x2 y2। फिर तीसरे निर्देशांकों को रखो x3 y3। इतना लिखने के बाद आपने जो सबसे पहले जो निर्देशांक रखा है उस निर्देशांक को वापस लिखो दो, x1 y1। समझ गए? बहुत इजी सा सूत्र है। ये सूत्र हर जगह वैलिड है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर जगह वैलिड है। बस आपको इसमें इतना चीज ध्यान रखना है, आपने जो निर्देशांक ऊपर लिखा है सबसे पहले नंबर पे, वही निर्देशांक आपको वापस आखिरी में रख देना है। मान लो किसी स्टूडेंट ने पहले c रख दिया, यानी कि ये x3 y3 पहले रख दिया, ठीक है। तो अगर आपने x3 y3 पहले रख दिया तो आपको वापस आखिरी में ही x3 y3 रखना है। इस चीज का एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखना। और एक और चीज बता दूं, अगर ये जो आपको निर्देशांक दे रखे, ये जितने भी निर्देशांक है उसमें से अगर मान लो जैसे मैं a को ऊपर रख रहा हूँ बाय चांस, अगर उसमें से कोई भी निर्देशांक अगर माइनस वाला आ रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, प्लस वाले निर्देशांकों को पहले रखोगे और माइनस वालों को बाद में रखोगे। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर माइनस वाला आप पहले नंबर पर रख दोगे तो आप क्या करना पड़ेगा, उसी निर्देशांक को वापस से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, माइनस माइनस सॉल्व करने में फिर दिक्कतें आएंगी। वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप कर लोगे, बट अगर क्वेश्चन को और थोड़ा इजी बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा स्मार्ट सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब देखो इससे आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे उसकी बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो अपने पास चतुर्भुज पहले होना चाहिए। तो चतुर्भुज कहाँ पर है, मान लो ये अपने पास एक चतुर्भुज है, वर्ग है, चतुर्भुज ही है, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करते हो, इसको मैं बनाई क्यों ना, ये तो एनसीईआरटी में। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये तो आप जो बता रहा हूँ मैं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर आप अपने स्कूल आपके जो कोचिंग और में अगर टेस्ट वेस्ट होते हैं तो वहाँ पे इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज में आप इतना बड़ा करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके सब्जेक्टिव एग्जाम है आपके स्कूल और में, तब आपको लॉन्ग मेथड ही यूज करनी पड़ेगी, यानी इसका विकर्ण बनाओ, दो त्रिभुज निकलेंगे, उस त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालो, फिर उन्हें जोड़ो, तो ही आप आंसर निकालोगे। पर अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी एबीसीडी वाले, उसमें आपको ये ट्रिक लागू करनी होगी, इससे आपका आंसर जल्दी आएगा। तो मान लो यहाँ पे मेरा ए है, जिसको मैंने नाम रख दिया x1, y1। ये बी है, इसका नाम रख दिया x2, y2।
ये सी है, इसके निर्देशांक है x3, y3 एंड डी है, इसका है x4, y4। तो ये तो देखो चतुर्भुज है, इसके लिए सूत्र बना रहा हूं मैं। आप कितने भी भुजाएं हो उसके लिए आप सूत्र आराम से बना सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले वही हाफ, फिर ये दो डंडी खींचनी है। दो डंडियों को खींचने के बाद सबसे पहले मैंने ए वाला रख दिया, मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और फिर वापस से x1 y1। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, इससे आप n भुजाएं भी होंगी तो भी आप आंसर एकदम चुटकियों में निकाल लेंगे। तो अब सवाल ये है कि सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत इजी मेथड है, आपको बताता हूँ। सॉल्व करने का तरीका मैं एक बार इससे बता देता हूँ। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप समझ जाएंगे। तो देखो, आपको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। ये मल्टीप्लाई ऐसे करानी है, समझ रहे हो बातों को, ऐसे मल्टीप्लाई करानी है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसमें जब ये वाला तो ठीक है, पर जब आप इस वाली लाइन पे जाएंगे तो आपको माइनस लगा देना है पीछे से सूत्र में। अभी आप करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक सा। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC जिसमें ए है, एकदम बेसिक सा लेंगे। देखो ज्यादा टाइम आप भले ही करते रहना स्टैंडर्ड क्वेश्चन में, आपको एक बार बेसिक से समझा देता हूँ। ए आपको ये दे रखा है, बी आपको दे रखा है 3,4 एंड सी आपको दे रखा है मान लो 5,6। एक बार ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। अब इसका क्षेत्रफल याद करो, क्षेत्रफल निकाले। देखिए कैसे करना है ध्यान से। सबसे पहले आपको सूत्र आपको पता होना चाहिए। उस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप कोई भी निर्देशांक रखें, पर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं मान लो इधर ए के निर्देशांक रखा हूँ 1,2, थोड़ा सा दूर दूर रख देता हूँ जिससे मैं आपको इतना कुछ समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। फिर मैंने रखा 3,4, फिर मैंने रखा 5,6, फिर मैंने वापस से रखा 1,2। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, हाफ तो आपका चल ही रहा है। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करानी, कैसे करानी है, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी, इनकी और इनकी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको माइनस लगा देना है पीछे से। तो हाफ मल्टीप्लाई आप करा रहे हो तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 4 हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर 3 दूनी 6, तो माइनस का आपको अपनी मर्जी से लगा देना है। फिर प्लस, प्लस का निशान आएगा। फिर क्या करना है, 3 को 6 से कराना है तो 18, माइनस का अपनी मर्जी से 5 चौके 20। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, प्लस। ये तो देखो मैंने एकदम सारे प्लस वाले निर्देशांक लिए हैं तो इसलिए इजी बन रहा है, पर अगर माइनस वाले आएंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो ध्यान से समझ लेना इस बातों को। प्लस 10 - 6, अब इसको सॉल्व करो, हाफ, ये हो जाएगा -2 -2 +4, तो आपका कुल मिला के आंसर आ जाएगा 0। अब एक चीज ध्यान रखें, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है अर्थात वो त्रिभुज है ही नहीं, वो एक मतलब आपकी रेखा है।
क्या है वो आपकी एक रेखा है, क्योंकि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, किसी का क्षेत्रफल 0 कब आएगा, कि इसका मतलब वो आकृति है ही नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो रहा है कि वो जगह घेर रही है। अभी ये इसका क्षेत्रफल 0, इसका मतलब कि वो आकृति बन ही नहीं रही है। तो ये जो हमें निर्देशांक दे रखे हैं ए बी सी, वो एक ही रेखा में है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीज एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए आपको बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी बच्चे अगर मतलब हिंदी में माध्यम से जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप बेशक उन्हें भेज सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ।